IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो का मकसद फर्स्ट ईयर कॉम्प्रिहेंसिव के जो केमिस्ट्री के पेपर्स हुए थे उनके एमसीक्यूज की सॉल्यूशन के हवाले से है। सबसे पहले हम आज पहले एमसीक्यूज को देखने जाते हैं। तो पहला एमसीक्यूज हमारे जो पेपर में मौजूद था, लिखा था कि रेन ड्रॉप हैव स्फेरिकल शेप बिकॉज़ अ स्फीयर हैज द लीस्ट। ठीक है, ऑप्शंस को पहले हम देख लेते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इस पे जो रेन का जो ड्रॉप होता है इसकी अगर आप शेप की बात करें तो किस स्फेरिकल इन शेप के होते हैं। ठीक है, अब वो स्फेरिकल शेप की होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, उनका एरिया लीस्ट होता है, उनकी लेंथ लीस्ट होती है, या उनमें वॉल्यूम कम होता है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इसका राइट आंसर बनता है। ठीक है, वेल एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ शिफ्ट होते हैं तो लिखा जाता है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। अब यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शंस गिवन है कि पास्कल है, टॉर है, मिलीमीटर ऑफ एचजी या मर्क्यूरी है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो भाई यहाँ पर जब आप एसआई यूनिट की बात करते हैं प्रेशर की, तो आपको इन तमाम में से कौन सी यूनिट एसआई नजर आती है? तो पास्कल इसकी एसआई यूनिट हो जाती है। नंबर 3 एमसीक्यूज को देखें, द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज। एटॉमिक मास यूनिट कहा जाए, फॉर्मूला मास यूनिट कहा जाए, ग्राम कहा जाए, या नन ऑफ दिस कहा जाए। तो भाई फॉर्मूला मास तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास में नहीं काउंट करते, ग्राम भी इसमें नहीं आएगा बेसिकली, और इसमें फिर रिमेनिंग क्या बचता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 3 बनता है। ठीक है, ऑप्शन अब एमसीक्यूज नंबर 4 है, the deviation of a gas from the ideal behavior is maximum at। अब ऑप्शन है -10°C एंड 5 atm, -10°C and 2 atm, 100°C and 2 atm, 0°C and 2 atm। अब स्टूडेंट जानते हैं कि आइडियल गैस का जो बिहेवियर है वो मिनिमम टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर देखने में आता है, जो कि मैक्सिमम होता है। अब आप इसमें देखेंगे कि सबसे जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कौन सा है? क्या -10°C मिनिमम है? बिल्कुल मिनिमम है। इसी तरह यहाँ पर प्रेशर इसमें कितनी मौजूद है? 5 atm। ऑप्शन बी में देखें तो लिखा है कि -10°C एंड 2 atm। तो यहाँ पर प्रेशर ए के मुकाबले में काफी कम है। 100°C और 0°C तो ऑब्वियसली 10°C से ज्यादा होते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन करेक्ट कौन सा बन जाता है? -10°C एंड 5 atm इज द राइट वन। MCQs number 5, a limiting reagent is that which control the quantity of product, reactant, byproduct, none of this। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट के हवाले से पूछा गया सवाल है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट किस चीज को लिमिट करता है, किस चीज के मतलब फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को, रिएक्टेंट की फॉर्मेशन को, बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को। तो वी नो डेट के लिमिटिंग रिएक्टेंट का काम प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करना है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट बनता है? प्रोडक्ट वाला बनता है। एमसीक्यू नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट एसटीपी। आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 280 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 280 cm³ ऑफ N2O गिवन है। और दूसरे ऑप्शन में 11.2 dm³ ऑफ ऑक्सीजन और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 11.2 dm³ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड लास्ट में हमारे सामने मौजूद है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 5.6 dm³ ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। अब इस पे जो एसटीपी के हवाले से सवाल किया गया, एसटीपी में होता क्या है, 22.4 dm³ के हवाले से बात बेसिकली की जा रही है। अब 22.4 dm³ जो होगा दोनों का बराबर इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों में आप देखें कौन से ऑप्शन में आपको वॉल्यूम इक्वल नजर आ रहे हैं। तो आपको वॉल्यूम इक्वल नजर आएंगे ऑप्शन ए में, तो उसमें आप इसका राइट आंसर देख लें, आपको इसका राइट आंसर मिलेगा 280 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 280 cm³ ऑफ N2O। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है कि 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन, सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने एटम मौजूद है? बताया जा रहा है कि 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 18.1 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, एंड थर्ड एमसीक्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ सल्फर, फोर्थ में 48 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यू नोट डेट कि जब हम 1 मोल की बेटा बात करते हैं तो 1 मोल के अंदर आप किसी भी सब्सटेंस को उठा लें, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, उनमें क्या पाए जाते हैं? उनमें एवोगाड्रोस नंबर्स पाए जाते हैं। और एवोगाड्रोस नंबर कितने होते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, अब इस हिसाब से आप इस एमसीक्यूज को देखेंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन बेटा कौन सा लगेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, देखने इसका आंसर ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ शिफ्ट होते हैं। द मिनिमम एनर्जी नेसेसरी फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फ्री एनर्जी।
अब थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो तो दरअसल ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी मौजूद होती है, जो यहाँ पर वो मिनिमम एनर्जी के तौर पर काउंट नहीं किया जा सकता। एक्टिवेशन एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूवमेंट ऑफ बॉडी की वजह पर कि कोई मूवमेंट टेक प्लेस कर दी है बॉडी, दैट्स व्हाई के अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट होते हैं। और फ्री एनर्जी तो भाई बॉडी के अंदर अगर मौजूद है तो काम तो करेंगे, लेकिन वो मिनिमम एनर्जी के तौर पर काउंट अगेन नहीं होंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन को टेक प्लेस करवाने का काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या बनता है, एक्टिवेशन एनर्जी द राइट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मोलर मास ऑफ H3PO4, ठीक है। अब मोलर मास आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप दरअसल बता दें H3PO4 का मोलर मास क्या है। ऑप्शन आपके सामने 90 है, 9 है, 0.9 है, 98 है। तो उसको स्टूडेंट क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करके क्या सामने आएगी कि H हाइड्रोजन कितना होता है भाई 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन H3P, और इसके अलावा यहाँ पर क्या मौजूद है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने भाई हमारे सामने मौजूद, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 64, ठीक है 64, और यहाँ पे 3 कितना होता है 67, और यहाँ पे फास्फोरस का बच्चे जानते हैं कितना होता है 31 होता है, ठीक है, कितना होता है भाई 31 होता है। तो टोटल करने कितना हो जाएगा 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कितना हो गया 6 7 8 9। तो आपके सामने टोटल आंसर कितना आ गया 98 आ गया। तो ऑप्शन में आपके सामने 98 कहां पर मौजूद है, ऑप्शन डी में, ठीक है 98 इज द राइट वन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि आपके सामने जो डिजिट्स गिवन है इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है। तो अब आपके सामने ऑप्शन कितना लिखा गया 2 4 5 नन ऑफ दिस। अब आप जब इस ऑप्शन को देखते हैं तो आप बेसिकली अगर यहां पर बेटा इस तरह से लिखा होता 445.000 तो मैं कह देता 5 है, लेकिन अभी तो ऐसा मौजूद नहीं है, बल्कि क्या ऐसा मौजूद है, अभी लिखा हुआ है 45,000। इस सेंस पे क्या होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने ये दो सिग्निफिकेंट के तौर पर देखे जा रहे होते हैं। तो राइट ऑप्शन बच्चे जान जाएंगे क्या होगा, उसका 2 इज द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने, एन एग्जांपल ऑफ एसपी हाइब्रिडाइजेशन इज इथीन, इथाइन, मीथेन, प्रोपीन। अब इथीन, इथाइन, मीथेन, प्रोपीन जो है इसके अंदर से इथीन और प्रोपीन की बात तो एक हो जाएगी, मीथेन और इथाइन की बात। देखिए भाई सिंपल सी बात है, जो इथीन हमारे सामने मौजूद है, इथीन में बेटा हाइब्रिडाइजेशन की टाइप कौन सी होती है sp2। इसी तरह से किसमें हो जाएगी sp2, मीथेन में sp3, इथाइन में sp, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जा रही है तो इसका मतलब 120 ट्राइगोनल, ये भी साथ साथ देख लें भाई, ठीक है। sp कहा जा रहा है तो 180 डिग्री, और साथ में क्या आ जाएगा इनमें लीनियर, ठीक है। sp3 में क्या होगा, sp3 में 109.28, और इसमें क्या आ जाएगा टेट्राहेड्रल। sp में अगेन मैं पीछे मेंशन कर चुका हूं। तो राइट ऑप्शन अब जानते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन किसमें पाई जाएगी, इथाइन के मॉलिक्यूल में पाई जा रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने है कि 1 किलो कैलोरीज इज इक्वल टू 4.186 किलो जूल पर मोल, 1.055 किलो जूल पर मोल, 3.6 किलो जूल, नन ऑफ दिस। तो भाई ये तो कन्वर्जन का सवाल है सिंपली कि यहाँ पर के 1 किलो कैलोरीज किसके बराबर आएगी। तो हमारे पास इसका ऑप्शन राइट क्या बनता है 4.186 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ एग्जैक्टली 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू मेक 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। हमने यहाँ पर मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। हमारे सामने ऑप्शन क्या गिवन है 0.1 मोलर, 0.5 मोलर, 1 मोलर एंड 2 मोलर। तो मोलैरिटी को फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स पर dm क्यूब, ठीक है। अब मुझे डीएम क्यूब कितना गिवन है 1 गिवन है, मुझे क्या चाहिए मोल्स चाहिए। तो मोल्स के लिए क्या किया जा सकता है, मोल्स होते हैं n इज इक्वल टू m अपॉन m। मतलब यहां पर हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करवा देना है। मास कितने 5.85 डिवाइड करवा देंगे 58.5 से, आंसर हमारे पास क्या आएगा 0.1 आ जाएगा। 0.1 को जब मैं डिवाइड करवा दूंगा 1 से, अगेन मेरे पास आंसर क्या आएगा 0.1। तो 0.1 m इसका क्या हो गया राइट वन। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखने से क्या आ जाएगा 0.1 मोलर इसका राइट आंसर बनता है। Next MCQ, the word kinetic is a Greek word which means rotation, motion, vibration, none of this। तो kinetic का मतलब होता है motion। kinetic एनर्जी का मतलब भी क्या होता है कि kinetic एनर्जी का मतलब ये होता है कि एनर्जी possesses in a body by virtue of its motion। तो यहाँ पर kinetic का वर्ड जो लिया जाता है वो मोशन के लिए लिया जाता है, मूवमेंट या हरकत के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा राइट क्या था मोशन का।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच शेल इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब इसमें ऑप्शन है एम, एन, के और एल सवाल है। तो यहाँ पे देखिए भाई, अगर मैं बताता हूँ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। पहला क्या आ गया न्यूक्लियस से करीब करीब के, उसके बाद एल, उसमें एम, फिर एन है। तो आप इन शेल्स को देख के खुद ही ऑब्जर्व कर लेंगे भाई सबसे नियरेस्ट शेल कौन सा है, के का बन रहा है। ऑप्शन हमारा राइट क्या आएगा यहाँ पर, के आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की पहचान के लिए पूछा गया कि बताएं कौन सा होगा। अब बच्चों को ख्याल था भाई जिसमें ज्यादा एटम्स आ जाए वो क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड है, जिसमें कम एटम आ जाए वो क्या है, मॉलिक्यूल है। तो भाई इस तरह से नहीं किया जाता। आयोनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स की पहचान क्या होती है, इसको यहाँ पे क्विकली देख लेते हैं कि आप देखेंगे बेटा कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक मेटल मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, एक नॉन मेटल मिलेगा। ठीक है, एक मेटल मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, नॉन मेटल। मेटल बेटा आपको हमेशा 1A और 2A ग्रुप का मिलेगा। नॉन मेटल आपको हमेशा 6A और 7A ग्रुप का मिलेगा। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में बेटा हमेशा क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स में हमेशा दो नॉन मेटल आपस में बॉन्डिंग बना रहे होते हैं। और बॉन्डिंग कौन सी होती है इनमें, बॉन्डिंग इनमें हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और इनमें बॉन्डिंग की नेचर कौन सी होती है, इनमें आयोनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करें, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, ये नहीं हो सकता। कार्बन इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज अ मेटल, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन क्या गया, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये भी नॉन मेटल से दोनों, ये भी नहीं हो सकते। तो आयोनिक कंपाउंड के लिए हमारे पास पोटेशियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या बनता है, केसीएल। आप इसका करेक्ट आंसर चेक कर लें, क्या लिखा है, केसीएल इज द राइट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू, साइन ऑफ डेल एच रिप्रेजेंट। भाई सबसे पहले बात, पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी है, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब, क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व की बात हो रही है। अब डेल एच का मतलब क्या होता है, आप मुख्तलिफ साइंस के बारे में पढ़ कर आते हैं। लाइक डेट अगर इक्वेशन लिखी जाए कि जैसे लाइक डेट डेल एच के बारे में पूछा है, डेल एच, तो डेल एच क्या होता है, ये बेसिकली होता है एंथैल्पी। अब बच्चे कुछ एंथैल्पी का निशान लगा देते हैं, वो क्या भूल जाते हैं, दरअसल इसके साथ ये चेंज का साइन भी लगा हुआ है। तो इसमें दो ऑप्शन एक जैसे थे, इंथैल्पी एंड चेंज इन इंथैल्पी। अब डेल जो साइन लगा, डेल्टा या डेल का, ये चेंज को रिप्रेजेंट करवाता है। तो चेंज इन एंथैल्पी इसका राइट आंसर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने एमसीक्यूज मौजूद है। द टर्म एक्टिव मास ऑफ अ सब्सटेंस इज यूज्ड टू डिनोट ग्राम पर डीएम क्यूब, मोल्स पर डीएम क्यूब, मॉलिक्यूल्स पर डीएम क्यूब, नन ऑफ द अबव। एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, एक्टिव मास का मतलब होता है मोल्स पर डीएम क्यूब। ठीक है, एक्टिव मास का मतलब यहां पर हम किसको, टर्म एक्टिव मास को, सब्सटेंस को डिनोट करते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, बी, मोल्स पर डीएम क्यूब। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने, विच वन इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें एग्जांपल AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट है, इथानोल है, मर्क्यूरी है और शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इथानोल इज ऑर्गेनिक, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन इज प्योर ऑर्गेनिक। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सिर्फ Hg जो है उसको एज हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। AgN3 इसमें प्लस और इसमें क्या आएगा, चार्ज माइनस। तो ये चार्ज की बिना पर क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो इसमें ऑप्शन राइट क्या बनता है, AgN3 सॉल्यूशन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है। इन द रिएक्शन A plus B, AB, if the concentration of A and B are increased by 3 times, the rate of reaction will be increased. ऑप्शन है 3 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम एंड 9 टाइम। तो इसका राइट ऑप्शन आपके सामने क्या होगा, आपने इसमें आगे यहाँ पे क्या किया है कि दोनों की कंसेंट्रेशन 3/3 बढ़ रही है। ठीक है, अब 3/3 दोनों की कंसेंट्रेशन को बढ़ाया जा रहा है। इट्स मीन दैट यहाँ पे टोटल कंसेंट्रेशन हमारी कितनी टाइम बढ़ेगी, 9 टाइम बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने है। द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ गैस इन द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस कंपोज अ मिक्सचर, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ। मतलब आपने क्या किया, पूछा जा रहा है टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। मतलब हमारे सामने एक मिक्सचर ऑफ गैस, इसके अंदर हमने ए और बी को ले लिया है। ए गैस का अपना कुछ प्रेशर होगा, ठीक है, उसको मैं पार्शियल प्रेशर कह देता हूं। पार्शियल मतलब ए का अकेला, बी का अपना प्रेशर, ये भी पार्शियल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर अगर मुझे निकालना होगा तो टोटल प्रेशर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। तो ये स्टेटमेंट हमने कहां पर पढ़ी थी, डेल्टन्स लॉ में। तो यहां पर क्या गिवन है, डेल्टन्स लॉ इज द राइट वन। नेक्स्ट हमारे सामने, नेचुरल रेडियो एक्टिविटीज कन्फाइन इट, लाइटर एलिमेंट, हेवियर एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, नन ऑफ द अबव। अब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का जो फेनोमेना है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट में तो हम नहीं देखते। ठीक है, लाइटर एलिमेंट में नेचुरल रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई जाती,
और इसमें राइट ऑप्शन फिर कौन सा बनता है, हेवियर एलिमेंट्स का, क्योंकि हेवियर एलिमेंट क्या शो करते हैं बेटा, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तीसरा आपने पढ़ा होगा अटोमिक नंबर जिनका 82 से ज्यादा हो तो तमाम के तमाम क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के हवाले से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 1.20, 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.70 एंगस्ट्रॉम पे मौजूद है। अब राइट ऑप्शन से क्या बनते हैं भाई, यहाँ पर जब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं ना, तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन आता है, अच्छा अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1.54, कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर 1.20, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1.34। तो ऑप्शन हमारा राइट क्या बनता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच द रिएक्टिंग सब्सटेंस हैव मोर एनर्जी देन प्रोडक्ट, हैव द सेम एनर्जी एज प्रोडक्ट, हैव लेसर एनर्जी देन प्रोडक्ट, नन ऑफ दिस। कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है भाई, जिनका डेल एच का साइन क्या होता है, डेल एच का साइन माइनस में होता है, मतलब उनसे हीट इवॉल्व हो रही, बाहर निकल रही है। तो मतलब इसका ये होता है कि जो उनमें रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट के, दैट्स वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट के मुकाबले में आ सके। ठीक है, ए इज द राइट वन, यहाँ पे देख लें, हैव मोर एनर्जी देन द प्रोडक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, which technique is used to predict whether precipitation will occur or not under given condition। तो यहाँ पर पूछे जाए ली चैटर प्रिंसिपल, लॉ ऑफ मास एक्शन, सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी। तो ली चैटर प्रिंसिपल तो बेटा जब इक्विलिब्रियम के अंदर कोई चेंज आता था, स्ट्रेस आता था, उसके ऊपर अप्लाई होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से रिटेन होंगे, उस पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगता है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका राइट आंसर बनता है कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें प्रेसिपिटेशन बनने का फेनोमेना हम स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू से आर्हेनियस नेम इज रिलेटेड विद हाइड्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, आयोनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो अब आर्हेनियस की थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन जिस स्टूडेंट ने पढ़ी है तो उसके बाद फौरन से समझ में आ जाएगी, यहाँ पर दरअसल आयोनाइजेशन के हवाले से एमसीक्यूज था। तो ऑप्शन राइट हमारा क्या बनता है, आयोनाइजेशन बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे सामने मौजूद है, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नन ऑफ द अबव। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कौन से होते हैं, लाइट रेट में यहाँ पे क्या करता हूं, CH4 + Cl2 रिएक्ट करवाता हूं। अब मैं पूछूं प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो स्टूडेंट ख्याल होगा सर यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे CH3Cl + HCl। तो गलत, ये प्रोडक्ट तो बनेंगे नहीं। वाई, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी तक सनलाइट नहीं लिया, सनलाइट की प्रेजेंस की बिना पर यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो इससे बात क्या समझ में आती है, इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में, इस रेट को आगे बढ़ाने के लिए क्या चीज जरूरी थी, HV। तो अब कंसंट्रेशन जितनी बढ़ाते जाए, आप सनलाइट नहीं दे रहे, आप कंसंट्रेशन यहाँ पे 1000 टाइम ऑफ मीथेन, 1000 टाइम ऑफ क्लोरीन को बढ़ा देते हैं, तो फायदा होगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या ऑप्शन आपका राइट बनते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द गैल्वेनिक सेल। अब यहाँ पे इसको पढ़ना है, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, रिडक्शन अकर एट एनोड एंड रिडक्शन अकर एट कैथोड। तो एनोड के बारे में कहा जा रहा है एनोड नेगेटिव चार्ज होता है, अब कैथोड के बारे में पूछा जा रहा है कि वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और रिडक्शन अकर एट एनोड होती है और रिडक्शन अकर एट कैथोड है। तो भाई यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे रिडक्शन के दो जगह लिखा हुआ है कि रिडक्शन अकर एट एनोड एंड रिडक्शन अकर एट कैथोड। अब स्टूडेंट ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं कि भाई रिडक्शन जो होती है वो ऑलवेज कैथोड के मुकाम पर होती है, तो इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, रिडक्शन अकर एट एनोड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द वैल्यू ऑफ पीएच प्लस पीओएच। ठीक है, 7, 14, 8 एंड 10। कुछ स्टूडेंट लिख देते हैं 7, कुछ 8 लिख रहे होते हैं, कुछ 10 लिख रहे होते हैं। भाई करेक्ट क्या बनता है, पीएच की वैल्यू होती क्या, 0 से लेकर 6.9 तक एसिडिक है, 7 इज अ न्यूट्रल पॉइंट, 7.1 से लेकर 14 तक ये तमाम के तमाम क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो अब ओवरऑल अगर पीएच एसिडिक और बेसिक के बारे में पूछा जा रहा है, पीएच का मतलब क्या होता है, हम एसिड की बात कर रहे हैं, पीओएच का मतलब क्या होता है, बेस की बात हो रही है। तो दोनों को ऐड कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 14, क्योंकि 7 + 7 कितना होता है बेटा, 14 होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, 14 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, the value of 10 exponent 3 mole per dm cube of an aqueous solution of H2SO4 is, यहाँ पे pH पूछा जा रहा है। अब pH इसका निकालने तरीकेकार है, अब तो भाई कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे, लेकिन सिंपली अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं pH ऑफ
10x में -3 मोल पर डीएम क्यूब की बात की जाए तो यहाँ पे सिंपल पीएच क्या निकलेगा, 3 पीएच निकलेगा। नेक्स्ट है इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द reactant product is more than the of reactant is more than of product, both end B and reactant product are equal। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, हीट सिस्टम में जा रही होती है। अब हीट सिस्टम में जाती है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट में हीट ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट के, या रिएक्टेंट में हीट ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट के, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट बराबर है। तो दरअसल हीट इसलिए दिया जाता है कि रिएक्टेंट सब्सटेंस के पास वो हीट जो रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कम होती है, दैट्स व्हाई उसको इंक्रीज किया जा सके। तो राइट ऑप्शन हमारे सामने क्या बनता है, ए का बनता है, प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे सामने, द नंबर ऑफ बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, 3 सिग्मा ओनली, 2 सिग्मा एंड 1 पाई। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, जैसे लाइट में एग्जांपल ले लेता हूं NH3 की, तो इसमें मैं कैसे लिखूंगा, मैं इस तरह से लिख दूंगा, H यहां पर बना हुआ है, एक H यहां लगा हुआ है, एक H यहां लगा हुआ है। तो इसमें बेसिकली आप जानते हैं कि तीनों सिंगल बॉन्ड लगे हुए, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड लगाया हुआ है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो टोटल कितना बॉन्ड हो गया यहाँ पे, 3 सिग्मा ओनली। पाई बॉन्ड तो यहाँ पे बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो आंसर क्या है, 3 सिग्मा ओनली। नेक्स्ट हमारे सामने मौजूद है एटॉमिक नंबर ऑफ SN। SN क्या है, टीन है, इसको हम टीन के नाम से जानते हैं। इसका नंबर क्या है, 41, 51, 171, 141। तो राइट ऑप्शन एटॉमिक नंबर ऑफ टीन इज 51 होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने है, क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ 2p ऑर्बिटल आर। अब 2p ऑर्बिटल की क्वांटम नंबर वैल्यू निकालना है, तो क्वांटम नंबर वैल्यू 2p ऑर्बिटल की निकालना है, तो यहाँ पर सिंपली आपका ऑप्शन क्या आएगा, भाई आप जानते हैं कि L की वैल्यू S के लिए 0 होती है और P के लिए 1 होती है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका आंसर आपके सामने क्या आता है, N = 2, L प्लस क्या, L = क्या हो जाएगा, 1 इज द राइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द वैल्यू ऑफ H इज, H क्या था भाई, प्लंक्स कांस्टेंट के अंदर हम एक H की वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं, वो प्लंक्स कांस्टेंट कहलाते हैं। उसकी वैल्यू क्या है, आपके सामने मौजूद है, 6.03 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 23, 6.02 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 46, 6.626 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -34। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बनता है, C इज द राइट वन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द सॉलिड इज सूडो सॉलिड। ऑप्शन है CF2, ग्लास, NaCl, ऑल ऑफ दिस। अब पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से सूडो सॉलिड कौन सा होता है। सूडो सॉलिड किसे कहते हैं, सूडो सॉलिड का मतलब होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक, गिलास आपको देखने में तो भाई सॉलिड लगते हैं, सॉलिड फिर क्या होते हैं, सॉलिड जिनमें एक खास पैटर्न पे मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज किए होते हैं, और गिलास के मॉलिक्यूल खास पैटर्न पे नहीं होते, वो एक सॉलिड की तरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दैट्स व्हाई क्या कहते हैं, सूडो। सूडो मतलब फॉल्स सॉलिड कह रहे होते हैं। ये हमें कहां पे नजर आता है, गिलास में नजर आता है। तो उसका एमसीक्यू का ऑप्शन क्या बनेगा, गिलास बन जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है, केमिकल फॉर्मूला इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन है CH3COOH, C2H5OH, CH3COO, अब यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कौन सा बनेगा भाई, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे सामने इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर डी पे आता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे क्या लगा देंगे CH3। तो ये हम क्या लिख देते हैं इसको, ये इथाइल एसीटेट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, इथाइल एसीटेट भी कहला रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने, which of the following statement is not correct about the Hess's law of heat constant summation। ऑप्शन क्या है, it has been calculated the heat of reaction, करेक्ट है। it has been calculated the heat of combustion, heat of formation, सारे करेक्ट हैं। अब कहा जाए it tell whether the reaction exothermic and endothermic, तो इसके डोमेन में नहीं आता। बेसिकली एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है इनको हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन नहीं पढ़ते। हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन दरअसल ये बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कौन सी कितनी हीट दरकार है। तो ऑप्शन राइट हमारे सामने क्या बनता है, इट टेल्स वेदर द रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन डिड सब्सटेंस, जिसपे एलिमेंट की बात हो रही है, एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, द फेनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमराइजेशन, आइसोमॉर्फिज्म। अब स्टूडेंट ना पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ इस सवाल पे टिक कर देते हैं तो गलत हो जाता है। भाई पॉलीमॉर्फिज्म कब होगा, जब आप क्या करते हैं, मोनोमर्स को आपस में क्या करते, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि आप बेसिकली देखते हैं कि आप इसके अंदर सब्सटेंस की बात करें, एक से ज्यादा एलिमेंट मौजूद है। जब एलिमेंट सिर्फ एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट एक से ज्यादा शक्ल पाया जाता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन किसमें, ग्रेफाइट के फॉर्म में भी पाया जाएगा, और कार्बन जो है किस फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन जो है ये डायमंड के फॉर्म में भी पाया जा रहा है।
ठीक है। अब ये दोनों सी क्या होगी, एलोट्रॉपिक फॉर्म कहलाती है। अब ऑप्शन हमारे सामने क्या, एलोट्रॉपी। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है, स्टेट ऑफ मैटर दैट possesses a definite arrangement of particle is called गैस, सॉलिड, लिक्विड, सूडो सॉलिड। अभी हमने पढ़ा पीछे कि गैस किस तरह से, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर। ठीक है। सॉलिड कैसे होंगे, सॉलिड में तमाम अपने आप को खास पैटर्न में अरेंज किए हुए होंगे। ठीक है। लिक्विड में क्या होगा, एक लेयर आपको इस तरह से मिलेगी, दूसरी लेयर के दरमियान फासला होगा। सूडो सॉलिड क्या होते हैं, सूडो सॉलिड अपने आप को खास पैटर्न पे अरेंज नहीं करते। ठीक है, खास पैटर्न पे अरेंज नहीं हो जाते। तो ये तमाम जो चीजें देखेंगे आपको, वैसे भी आसान से क्वेश्चन है, समझ में आ गई होगी बात, फिर सॉलिड के हवाले से बात होगी। इसके बाद एमसीक्यू से, एन एटम बिकम एनाइन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। भाई एटम, जैसे लाइट में क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाता हूं, इसका मतलब क्या है भाई, क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 17 है, प्रोटॉन की तादाद 17 है। यू नो डेट एटम के अंदर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मतलब इस पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 क्या रह गए, इसमें प्रोटॉन रह गए। अब क्या होगा भाई, ज्यादा इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको इस तरह भी देख सकते हैं, -18, ठीक है, -18 और +17, क्या आंसर आएगा इसका, माइनस का 1 आंसर आएगा। ऊपर चार्ज क्या माइनस, तो ये जब नेगेटिव चार्ज आ जाए इसको हम कहते हैं एनाइन, जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए इसको कहते हैं हम कैटाइन कहते हैं। ठीक है। अब पूछे एनाइन, तो एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज के बारे से बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ऑप्शन के अंदर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, लास्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है, हिल्सस लॉ डील विद कैलकुलेटिंग द हीट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन राइट क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन को हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी भाई हम मास सेक्शन में पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बचता क्या है, कैलकुलेटिंग द हीट ऑफ रिएक्शन। तो यहां तक आकर हमने फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज को केमिस्ट्री के जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में दिए गए थे उनको एंड कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।